हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास PYQ सीरीज का ये 22वां वीडियो। अर्थात इसके पहले हम 21 वीडियो कर चुके हैं। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे इसको। और लगभग 2 दिनों से वीडियो नहीं आई है, अब जो है कंटिन्यू हमारी वीडियो जरूर आएगी। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम आज के पहले सवाल की ओर। एक बालक के विकास में कितने प्रतिशत वंशानुक्रम का होता है। तो जो है आनुवांशिक या वंशानुक्रम का जो है कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मानते हैं वो है 80%। और आयोग ने भी इसी को जो है सही उत्तर माना है। आगे देखते हैं, यदि आप डिटेल में जानेंगे इसको तो अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक उनके अध्ययन के द्वारा अलग अलग बताते हैं चीजें, लेकिन जो सब सर्वमान्य जो चीज है वो है 80% जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पर प्रभाव रहता है। किसका? हेरिडिटी का। आगे हम बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक पर्यावरणीय घटक है। तो परिवार है, आंखों का रंग है, मधुमेह बीमारी की पूर्व सूचना या ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है आपकी आनुवांशिक जो है आनुवंशिकता से संबंधित हैं। वहीं बात करें जो फैमिली है, परिवार जो है आपका पर्यावरणीय घटक है, क्योंकि परिवार एक समाज का अंग होता है। समाज भी किसका है? ये पर्यावरण में आने के बाद जो है ये बनता है। यानी बच्चे का आनुवांशिक चीज नहीं होती है। परिवार जब समाज आता है तब वो परिवार एक उसका एक पर्यावरणीय घटक माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल है CCE का विस्तार क्या है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या इसको हिंदी में कहें सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसका नाम है। तो देखिए इंग्लिश भी देखिए हिंदी के फॉर्म में लिखा गया है। इंग्लिश को कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन इसका नाम है। कंटिन्यूअस का मतलब ये लगातार चलता रहता है। व्यापक का मतलब होता है इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। केवल हम संज्ञानात्मक क्षेत्र का इवेल्यूएशन नहीं करते हैं, हम और क्षेत्रों का भी इसके अंदर क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता क्या होती है। तो ये एक क्षमताओं का सेट है, इकलौता सामान्य अवधारणा है, अनुकरण करने की क्षमता है, या एक विशिष्ट क्षमता है। तो ये क्या होती है? ये एक क्षमताओं या योग्यताओं का एक सेट होता है। आपको एक सेट बुद्धिमत्ता ज्यादातर जो है आपका वंशानुगत होती है, यानी हमें हेरिडिटी में प्राप्त होती है। और एक सेट होता है क्षमताओं का, इसको हम ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी क्षमताओं का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, समस्या को समझने या हल करने की अवधारणाओं पर नियमों सिद्धांतों को खोजने की क्षमता को क्या कहा जाता है। समस्याओं को कोई समझ लेता है, हल करने की अवधारणा पर नियम और सिद्धांतों को खोजने की किसी में क्षमता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि उसके अंतर्गत जो है तर्क शक्ति है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का हिंदी विचार लिखा है, जो कि आयोग ने दिया है। इसका होना चाहिए था तर्क क्षमता या तर्क शक्ति होना चाहिए था। तो किसी व्यक्ति में तर्क क्षमता है तो क्या कर लेगा वो? समस्या को समझने, हल करने की अवधारणा पर सिद्धांतों की खोजने की क्षमता उसके अंतर्गत क्या आ जाएगी? रीजनिंग पावर। उसी को तो हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। आगे हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाते समय कौन सा सत्य नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा जो है क्या है, गलत है। तो देखिए बौद्धिक विकास में सहायक है, तो बिल्कुल सहायक है। हमारा जो मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग नेचुरल एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण सीखने में मदद करता है यदि मातृभाषा में पढ़ाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखना आसान बनाता है। तो देखिए आयोग ने जो इसका उत्तर तो कुछ दिया है, लेकिन एनालिसिस करने पर प्राप्त होता है कि ये इनमें से कोई इनमें से नहीं इसका उत्तर है, क्योंकि पूछा गया कौन गलत है, जबकि मातृभाषा के लिए ये चारों कथन कैसे हैं? सही हैं। इसलिए इसका क्या होगा? इसमें आप किसी भी आंसर पर टिक नहीं करेंगे, नन ऑफ द दीज इसका आंसर हो जाएगा। और आयोग भी जब इस तरह के प्रश्न देता है तब इसमें इस तरह क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलते हैं। आप कोई भी उत्तर लगाएंगे
या तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, विलुप्त कर दिया जाएगा, या फिर इसका बोनस मार्क दिया जाएगा। आगे देखते हैं। स्ट्रक्ट, स्ट्राइड और ट्रज आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ मैनर ऑफ। तो ये जो वर्ड है इंग्लिश के तीन, इसका क्या अर्थ होता है? वैसे तो ये बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए प्रश्न, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आयोग ने हमारे पूछा है। हालांकि ये सीटेट का पुराना वाला प्रश्न पत्र है। सीटेट इसे जो क्या कर चुका है, सीटेट इसे पूछ चुका है पहले। इनका तीनों का अर्थ क्या होता है? घूमना होता है कहीं ना कहीं। तो स्ट्रड, स्ट्राइड और ट्रज, तीनों का अर्थ क्या होता है? वॉकिंग, घूमना। इनके सिनोनिम्स हैं। हल्का हल्का इसमें डिफरेंस जरूर है, लेकिन इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये आप प्रश्न याद करेंगे कुछ और आपको पूछ देगा, क्योंकि इस तरह के दो चार प्रश्न आएंगे ही आएंगे, उस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर डी। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? वर्ड फॉर्मेशन जब बच्चा सीखता है, उनमें क्या संयोजन, रूपांतरण सीखता है, रूपांतरण अर्थ सीखता है, स्पेलिंग संयोजन सीखता है। इसका सही उत्तर है वह सीखता है संयोजन, कंपाउंडिंग और कन्वर्जन सीखता है। और दोनों का थोड़ा थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द से नया शब्द मिलके बनता है, इसको बोलते हैं संयोजन या कंपाउंडन। जैसे आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय सुनते होंगे। उपसर्ग प्रत्यय क्या है? शब्द के आगे या पीछे वाक्यांश लग जाता है और उसका अर्थ चेंज हो जाता है ना? तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका उपसर्ग प्रत्यय। तो ये एक संयोजन है। जैसे आपका अधिकार है, तो अधिकार में अधि क्या लग गया? आपका उपसर्ग लग गया। रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है किसी शब्द का में परिवर्तन हो जाना। उसका मूल अर्थ रहा है, जैसे सुंदर है, उसका सुंदरता हो गया। तो मूल अर्थ उसका रहा, यदि है, रहता है। सुंदर, सुंदरता में सुंदर है ही इसमें छुपा हुआ वर्ण है, तो ये रूपांतरण कहलाता है। तो जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें संयोजन और रूपांतरण दोनों ही शामिल इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन जो है बड़े भौतिक घटकों वाले कौशल सीखने को क्या कहा जाता है? तो बड़े भौतिक घटक वाले कौशल सीखने को, इनको कहा जाता है आपका साइकोमोटर लर्निंग। यहाँ पर क्या लिखा है? फिजिकल कंपोनेंट, यानी कोई फिजिकल चीज सीख रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं, फुटबॉल की सीख रहे हैं। साइकोमोटर का हिंदी अर्थ एक और होता है, मनोगत्यात्मक। और इसमें क्या होता है? हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाएं इसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। उसे हम मनोप्रेरक अधिगम कहते हैं। और बड़े भौतिक घटक, भौतिक मतलब फिजिकल, हमारा कहीं ना कहीं शरीर, मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। कौशल सीखने को कहा जाता है साइकोमोटर लर्निंग। अफेक्टिव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है सहवर्ती नहीं है, ना ही ये भेदभाव अधिगम है। आगे हम बढ़ते हैं। जब एक शिक्षिका कक्षा में कह रही है कि लिंग में कोई अंतर नहीं है, तो एक लड़की ने कहा कि उसके घर का अनुभव बिल्कुल विपरीत है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब कक्षा क्या कर रही है? शिक्षक जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटा रही है क्लास से। क्लास में समझा रही है कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लड़की क्या कह रही है कि उसके घर में होता है। तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? अब टीचर को, एक संवेदनशील मुद्दा है तो चुप रहना चाहिए? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सांत्वना भी नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे क्या है कि उसकी जो भावना है, अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड हर फीलिंग, उसने जो बोला है उसके पीछे हमें कारण समझना चाहिए। और समाज समझाना चाहिए कि लैंगिक समानता क्या क्या मतलब है। और उसे हमें आश्वस्त करना चाहिए कि माता पिता से बात करे, ऐसा ही करना चाहिए। उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, उसके घर का माहौल कैसा है। क्योंकि शिक्षक का एक ये भी कार्य मान लीजिए है कि क्लास में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हटाना, समाज को भी सही करना, ये भी काम है हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाल विकास किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो बच्चे की विशेषताएं, दिखावट, व्यवहार, बदलाव, परिवर्तन कैसे होता है, या दिए गए सही विकल्प। इन सभी जो है आप समझ गए होंगे कि जो बाल विकास के अंतर्गत जो है, हम सभी चीजों पर, इन पर फोकस करते हैं। बच्चे की विशेषताएं जो है हम पता लगाते हैं, व्यवहार और उसके जो इंटरेस्ट हैं, और जो चेंजेस आते हैं,
वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसव पूर्व रक्तस्राव आमतौर पर किसके कारण होता है? तो जो एंटीपार्टम हार्मोरेज है वो किसके कारण होता है? तो आयोग ने जो है का जो सही उत्तर माना है वह है, ये माना है कि गर्भपात और प्लेजेंटा से प्रीनिया खतरा, क्योंकि प्रसव पूर्व रक्तस्राव की बात की गई है। तो ये गर्भपात और प्लेजेंटा से क्या होता है, अलग होता है, या प्रीनियर इसका खतरा रहता है। तो ये इसका उत्तर जो है आयोग ने ये माना है। अच्छा, ब्लीडिंग एक बार और होती है जब जन्म के बाद। जन्म के बाद कब होता है? जब बच्चे का जो होता है प्लेजेंटा और वो गर्भनाल से अलग होता है, अलग किया जाता है, तब भी क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। और प्रसव पूर्व भी जो है ब्लीडिंग होती है, उसे जो है प्लेजेंटा से प्रीनिया का खतरा होता है। आयोग ने इसको सही उत्तर जो है माना है। आगे देखते हैं। विशिष्ट अधिगम विकार आमतौर पर किस सहवर्ती मानसिक विकार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो है विशिष्ट अधिगम विकार की बात की गई है, मतलब सीखने से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, तो मानसिक विकार से संबंधित नहीं है, यानी हमारे दिमाग से जो है संबंधित नहीं है। तो कोई बच्चा ध्यान की कमी है तो वो सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार है। भाषण हानि स्पीच इम्पेयरमेंट, कोई जो ठीक से बोल नहीं पाता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो है भाषा को कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं जो है स्पीच इम्पेयरमेंट भी इससे मानसिक विकार से संबंधित है। वहीं डिप्रेशन भी जो है एक प्रकार से दिमाग की एक बीमारी है, मानसिक विकार है। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, पदार्थ उपयोग विकार जो है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है, वो आपका एक मानसिक विकार नहीं है, दूसरा अधिगम विकार भी नहीं है। ये कहते किसको है? मान लीजिए किसी को कुछ, मान लीजिए सिगरेट, दारू, नशा, इन सब चीज की क्या होती है, लत लग जाती है ना, उसके क्या हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। तो एडिक्शन होना किसी पदार्थ का कहलाता है पदार्थ उपयोग विकार, और ये कोई एक अधिगम विकार नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न यही था हमारा कि कौन संबंधित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक प्रकार का आप समझ सकते हैं, लकवा कहते हैं इसको, कई लोग जानते हैं इसको, पक्षाघात को लकवा कहते हैं। प्रमस्तिष्क भी एक उसका प्रकार है। अक्सर इसके द्वारा साथ साथ चलते हैं। तो दृश्य बाधिता जो हो जाती है, श्रवण विकार, भाषाई विकार हो जाता है, या संज्ञानात्मक बाधिता। तो ये जो है चारों तरह के जो है विकार डिसऑर्डर हो सकते हैं यदि किसी को पक्षाघात हो गया है या प्रमस्तिष्क या सेरिब्रल पैल्सी हो गया है, तो ये चारों ही रोग उसको क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए 1 2 3 4 डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक बच्चे में गति प्रेरक क्षति का संकेतक है? तो कौन सा जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी है बच्चे में? लोकोमोटर मतलब शारीरिक संबंधी उससे। तो हकलाना, ब्लैक बोर्ड में एक पढ़ने में कठिनाई होनी, कान की विकृति, या चलने में। तो आप समझ गए होंगे कि पहला लोकोमोटर मतलब होती है हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं, हाथ पैर, है ना। तो किसी बच्चे को बैठने, खड़े होने, चलने में कठिनाई है, इसका मतलब क्या है, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, गति प्रेरक क्षति है। बाकी हकलाना जो है ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में कठिनाई, कान में विकृति है, तो ये छोटी मांसपेशियों में विकृति है, आंखों में है उसे, है ना। हकलाना स्पीच इम्पेयरमेंट है उसको। कान की विकृति लोकोमोटर में नहीं आएगी। प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड, वो क्या हो, किस तरह के थिंकर होते हैं? डाइवर्जेंट होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, या कॉन्क्रीट होते हैं? कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो चीजें वो देख पाते हैं, केवल उनको ही वो क्या कर पाते हैं, उनके बारे में ही वो सोच पाते हैं। अब बात करें डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का ये मतलब होता है कि कोई जैसे बच्चा है, कोई एक प्रॉब्लम आ गई, उसके उसके कई समाधान जो है वह सोच लेता है, मतलब वो कल्पनाशील है, और क्या है, रचनात्मक भी है। अभिसरण का मतलब होता है कोई एक समस्या आई तो वो समस्या का केवल एक समाधान निकालता है, और सबसे उपयुक्त, और इसमें उसकी कल्पना काम नहीं करती, इसमें उसकी क्या काम करती है,
रीजनिंग। तो ऐसा बच्चा जो कन्वर्जेंट होगा, मतलब किसी समस्या का एक विकल्प निकाल लेगा सही, उसको तर्क शक्ति, उसकी रीजनिंग पावर मजबूत है, तो जो है ये इस तरह का बच्चा बनेगा वो, है ना, तर्क शक्ति वाला। रचनात्मक कब बनेगा? यदि वो कल्पना कर पाता है, कई सारे विकल्प ढूंढ लेता है किसी एक समस्या के। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कौन सा हो जाएगा? कि जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं। किसी भी समस्या के कई सारे तरीके कल्पना कर लेते हैं, क्रिएटिव चीजें निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट बच्चा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, बच्चा जो है अवस्था या टोडलर स्टेज के रूप में जाना जाता है। जो आपको टोडलर स्टेज है, 1 से 3 जो है मानी जाती है जनरली, और इसमें जो है संज्ञानात्मक विकास के जो जीन पियाजे के हैं वो चरण लिखे हैं। हालांकि 2 से जो 7 इसका मैच करता है, और उसको हम कहते हैं पूर्व संचालन अवस्था। इसी को माना जाता है, टोडलर को टॉय स्टेज भी माना जाता है आपका, या प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं इसको। तो इसे पूर्व संचालन अवस्था के रूप में भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसी में बच्चे क्या करते हैं? चलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, यानी ये सारी फिजिकल एक्टिविटी करना सीखते हैं। वही बात करें भाषा के स्तर में, शब्दों का ज्ञान हो जाता है उन्हें, बोलना शुरू कर देते हैं, है ना, दूसरों के साथ साथ क्या करते हैं? बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें, उनका सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आगे देखते हैं, राम 5 वर्ष का लड़का है, घर में 3 कुत्ते हैं, रमन उन सभी के साथ खेलता है। पावलाव का शास्त्रीय जो कंडीशनिंग है, आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, एक प्रयोग किया जाता है। तो कुत्तों को उत्तेजना के रूप में क्या लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? तो इसको जो है, इसका सही उत्तर है कि कंडीशनड स्टिमुलस के रूप में नहीं लिया जा सकता है, वातानुकूलित उत्तेजना के रूप में नहीं लिया जा सकता। कि कुत्तों को देख करके उसके अंदर का तो वो नहीं होगा कि वो रिएक्शन करना जो है बार बार शुरू कर देगा, 1 2 बार शुरू में हो सकता है। इसके लिए आपको पावलाव का आपको नियम पता होगा, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, उसने कुत्ते पर जो है क्या किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर कैसा? कि भूख लगती है, पहले एक घंटी बजाता है उसको, है ना, और घंटी बजाने के बाद देता है क्या? खाना। एक बार क्या करता है? घंटी बजाता है, खाना नहीं देता है, तो क्या होता है? उसकी लार निकलना शुरू हो जाती है मुंह से, पानी आना शुरू हो जाता है मुंह में। तो यही है कि ये जो उद्दीपक की उपस्थिति में या उत्तेजना की उपस्थिति में अनुक्रिया क्या करता है? लार निकलना। तो यहाँ पर जो कुत्ते को नहीं रख सकते हैं उत्तेजना के रूप में, यहाँ पर कोई अन्य चीज को रखना पड़ेगा। और ये आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पता होगा। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचार कौन सा सही नहीं है? तो मातृभाषा का उपयोग करके जो है मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, तो बिल्कुल ये सही है। बुनियादी जरूरत से निपटना है उनका विचार। शिक्षा उनके बुनियादी शिक्षा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। उन्होंने बुनियादी शिक्षा की जो है अवधारणा दी है महात्मा गांधी ने। वास्तविक शिक्षा के लिए स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जो शिक्षा के लिए स्कूल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका गलत उत्तर है। प्रश्न यही है कि कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। बाकी जो है गांधी के जो शिक्षा के प्रति विचार हैं या प्रगतिशील शिक्षा पर विचार हैं, वो बाकी इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है चूंकि गलत है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, द्विकारक सिद्धांत आपको पता है स्पीयरमैन का, जिन्होंने एक जनरल फैक्टर बताया है और स्पेशल बताया है। कि जनरल सभी में रहती है, उसके बाद जो है स्पेशल सब में अलग अलग पाई जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति में जी कारक कम है, तो एस कारक क्या होगा? जनरल किसी में सामान्य बुद्धि जो है कम है, तो जो स्पेशल आपकी इंटेलिजेंस है उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। अधिक विकास करेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ विकसित नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। कि किसी एक जनरल होता है, उसके बाद व्यक्ति में स्पेशल आती है, कि कोई स्पेशल क्रिकेटर है वो संगीत में, लेकिन जनरल सभी में रहता है। किसी में जनरल ही कम है, तो स्पेशल भी जो है वो विकास नहीं हो पाता है किसी व्यक्ति में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं,
किसने छोटे बच्चों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में देखा है जिन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और इनमें भाग लेने और बदले में समाज को अच्छा कुछ देने की आवश्यकता होती है। तो ये जो कथन का है जो है जिसका है ये है आपका फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फ्रॉबेल का कथन है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्वतंत्रता थोड़ी देनी चाहिए कि वो अपने मन से सीखें और भाग लेने का मौका देंगे, तो जिससे वो बदले में आगे जो है समाज को जो है बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो ये जो है फ्रेडरिक फ्रॉवेल का कथन है। इन्होंने वैसे खेल के द्वारा जो किंडरगार्टन प्रणाली है, जो खेल खेल के द्वारा शिक्षा उसकी जो है ये शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने फ्रॉबेल ने। तो ये आपको क्या है थोड़ा सा जानने की जरूरत है। आगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त का मतलब होता है यानी अपने आप जो चलता है, हमारा जो है कंट्रोल नहीं रहता है ना। हमारा क्या रहता है, अपने आप से अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप नियंत्रित होती हैं। जैसे हार्ट बीट हमारा चलना, तो हम चाहें या ना चाहें हार्ट बीट तो चलेगी। पाचन क्रिया होना, ये श्वसन क्रिया का होना। तो इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। एक होता है अनुकंपी, देखिए दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक होता है अनुकंपी, और अनुकंपी कब होता है, जब हम एक डर का माहौल होता है हमारे अंदर। डर का मतलब हमारी हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगी, है ना। श्वसन गति भी जो है बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, अनुकंपी। दूसरा होता है परानुकंपी। परानुकंपी इसमें क्या होता है, जब हम रिलैक्स मोड में रहते हैं, हमारी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल रहती है, श्वास भी हमारी बिल्कुल नॉर्मल या कम रहती है जब हम सो रहे होते हैं, तो ये परानुकंपी है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का हिस्सा दोनों ही है, दोनों में ही जो है हमारा बस नहीं चलता है। तो दोनों ही क्या है, हमारी अनैच्छिक हैं और दोनों ही कैसी हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हैं, है ना। जब हम आराम रात में सो रहे होते हैं तब हम हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये परानुकंपी का उदाहरण है। दोनों ही इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण और जिज्ञासा, एक्सप्लोर करना चीजें, और क्यूरियोसिटी किसकी अभिव्यक्ति है, किसके द्वारा जो है उत्पन्न होती हैं इनमें से। तो मोटिव जो है या अभिप्रेरक के द्वारा जो है, मोटिवेशन भी कह सकते हैं, उसके द्वारा बच्चों में जो है एक्सप्लोरेशन या क्यूरियोसिटी की जो है उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें बच्चे अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाओं को ठीक करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों में जो है अधिगम की जो वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं, इसका मतलब है कि बच्चे को हम कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, उसने जो सीखा है उसकी स्टार्टिंग की जो संकल्पनाएं उन्होंने बनाई है, कॉन्सेप्ट है, उसको हमें ठीक करने के लिए, अल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट है उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, लेक्चर देना चाहिए, प्री क्विज असेसमेंट होना चाहिए, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ये ज्यादा उत्तर जो है सही है कि हमें प्री क्विज करवा लेना चाहिए कि उनके बारे में बच्चे क्या जानते हैं, या क्या उनके अंदर र्यूमर्स भी हो सकते हैं कि कुछ उनके बारे में गलत जानकारी हो जो सही ना हो। तो ये प्री क्विज के द्वारा जो है पता चल जाता है और ठीक कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक कक्षा असाइनमेंट में पूरा करने पर स्टार बना देता है, यानी हमने बच्चे को कॉपी चेक कर दी और दे दिया स्टार, है ना। तो हम किस प्रकार का मोटिवेशन दे रहे हैं, बच्चों को तो ये रहेगा ना कि हाँ ये दोस्त को स्टार मिल गया भाई, हमें भी चाहिए स्टार। तो इसको हम बाह्य अभिप्रेरण कहते हैं कि बच्चे को जो है बाह्य रूप से हम क्या है, मोटिवेशन प्रदान कर रहे हैं, और मोटिवेशन उसके लिए क्या है, स्टार पाना। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरण हम कहेंगे यदि हम स्टार देते हैं बच्चों को। तो बच्चा किस प्रकार से सीखता है, अगला प्रश्न है। पुस्तकें पढ़कर सीखता है, परिचर्चा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। देखो कोई एक तरीका स्पेसिफिक नहीं है बच्चे के सीखने का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा कि बुक के द्वारा भी, डिस्कशन के द्वारा भी, है ना, कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ग्रुप बना करके हम सीख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है बच्चा, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति की वृद्धि से संबंधित नहीं है, गलत है, इसके बारे में, वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जीवन भर वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि हमेशा विकास लाता है, या
मापने के अधीन है। तो वृद्धि जो है आपका दोनों से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? आपकी आनुवांशिक भी है प्लस पर्यावरण का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिक मतलब इसके अंतर्गत विकास भी होता है, और एक एक टाइम के बाद मेच्योरिटी आ जाती है तो विकास जो है रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है, विकास नहीं रुकता है। तो वृद्धि हमेशा विकास लाता है, ये गलत है, क्योंकि ग्रोथ एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ग्रोथ ऑलवेज ब्रिंग्स डेवलपमेंट जो है ये सही नहीं है वृद्धि के बारे में। बाकी जीवन भर वृद्धि नहीं होती, बिल्कुल सही है। मात्रात्मक परिवर्तन जो है बिल्कुल है मात्रात्मक, इसको हम नाप सकते हैं कि वृद्धि होती है। वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापने के अधीन है, बिल्कुल हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं इनके बारे में गलत कौन सा है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। माता पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति या सीमित शिक्षा के कारण इन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने में क्या हो जाते हैं, विफल रहते हैं। तो ये नहीं है, प्रेरणा तो मिल ही सकती, मोटिवेशन दिया जा सकता है, चाहे आपका सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चे हों या समाज की मुख्य धारा के बच्चे हों। इन शिक्षार्थियों की मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। तो ये थोड़ा सा गलत है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे, हालांकि कुछ बच्चे मान लीजिए थोड़ा गांव के स्कूल में जो कम सुविधाओं वाले हैं, और कुछ बच्चे ज्यादा सुविधाएं वाले स्कूल में, ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो गांव के, लेकिन यहाँ जो ज्यादा सुविधाएं बच्चे हैं उसका कम है, मान लीजिए मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि सामने खड़ा करेंगे तो बोलने की बात यदि आएगी, तो बोलने में अधिकतर मोस्टली आप यही देखेंगे जो ज्यादा सुविधाओं वाला विद्यालय है, क्योंकि अवसर वहां ज्यादा दिए जाते हैं, ज्यादा उसको अवसर दिए गए हैं बोलने को, वो ज्यादा बोल पाते हैं। तो ये सही उत्तर है। इस इन शिक्षार्थियों की मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। प्रश्न की कौन सा सही नहीं है, तो यही है कि जो बच्चे सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़े का मतलब यही है कि उन्हें ज्यादा अवसर नहीं दिए गए हैं, संस्कृति को समझ नहीं पाए हैं, और जो है अभी वो बहुत पुराना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दीर्घकालिक लक्ष्यों के बजाय तत्काल पुरस्कार के लिए तत्पर रहते हैं, ये तो सही है। थोड़ा सा ग्रामीण पृष्ठभूमि, ये कह सकते हैं जो कम सुविधाओं वाले रहते हैं, उन्हें तत्काल रिवॉर्ड वाले ज्यादा, वो आगे वो पढ़ाई मान लीजिए कर रहे हैं तो वो छोटे लक्ष्य ज्यादा रखते हैं, वो लॉन्ग नहीं रखते हैं। उचित तरीके से विचारों को संप्रेरित करने में कठिनाई होती है, तो ये भी सही है वैसे, कि विचार को अच्छे से संप्रेषित नहीं कर पाते हैं जो बच्चे पिछड़े हुए रहते हैं। तो गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत है। गलत ही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, केयर का पूरा नाम क्या है। तो ये जो है पुराने प्रश्न पत्रों में भी आ चुका है। इसका केयर का पूरा नाम जो है कंसल्टेंसी एजेंसी फॉर रिलीफ एवरीवेयर। तो जो है रिलीफ के लिए, चाहे वो बच्चे हों महिला हों, उनकी सहायता के लिए जो है केयर उसे बोला जाता है संस्था को। तो कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिलीफ एवरीवेयर सहायता प्रदान करता है ये, और हर तरह से, ऐसा नहीं, आपदा में भी ये जो है सहायता प्रदान करता है, मानवीय सहायता भी प्रदान करता है, जैसे कहीं भूखमरी है, गरीबी है, वहां भी जो है ये संस्था काम करती है। आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, रेड रिबन जो कहलाता है, लाल फीता, किसका प्रतीक है। तो आपको जो है इसका उत्तर देना है, और चूंकि पता है आपको कि ये जो होमवर्क मिलता है, तो ये इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कौन सी, ये आखिरी वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है कि कौन सी पद्धति जो है सूचना पुनर्प्राप्ति डोमेन में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डोमेन में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो एक मजबूत और इम्पीरिशियल जो ट्रेडिशन है, अनुभवजन्य परंपरा जो है बनाए रखती है। तो इसका जो सही उत्तर जो है आयोग ने दिया है वह है आपका मूल्यांकन पद्धति या इवेल्युएशन मेथोलॉजी। आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा गला ठीक नहीं है नहीं तो मैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करता, और आपने इतना कोऑपरेट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।